आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड शहरी सभ्यताओं में से एक थी। देखिए, ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसी खोज की कहानी है जिसने हमें अपने अतीत पर गर्व करने की एक नई और बहुत बड़ी वजह दी। ये बात इस सभ्यता की महानता को आप कह सकते हैं एक लाइन में बयां कर देती है। जरा सोच कर देखिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अभी ठीक से बसना सीख ही रहा था, तब सिंधु घाटी में एक कमाल की शहरी जिंदगी अपने चरम पर थी। तो चलिए, कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से से शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सिर्फ जमीन के नीचे दबे एक शहर को ढूंढ निकालना नहीं था। नहीं, ये एक आइडियोलॉजिकल क्रांति थी, एक वैचारिक क्रांति जिसने उस औपनिवेशिक कहानी को जड़ से हिलाकर रख दिया जो सदियों से सुनाई जा रही थी। अब देखिए, उस दौर में औपनिवेशिक काल में एक धारणा फैलाई गई थी, व्हाइट मैन्स बर्डन। इसका मतलब था कि पूर्व के लोग असभ्य हैं और उन्हें सभ्य बनाने के लिए पश्चिमी शासन बहुत जरूरी है। लेकिन फिर एक खोज होती है, हड़प्पा की खोज। और इस एक खोज ने उस पूरे औपनिवेशिक घमंड को आप कह सकते हैं चकनाचूर कर दिया। इसने साबित किया कि भारत में तो 4,500 साल पहले ही एक बेहद सोफिस्टिकेटेड शहरी सभ्यता फल फूल रही थी। तो सवाल ये है कि भाई, ये जो गुमनाम दुनिया थी, इसे आखिर खोजा कैसे गया? इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी कि ये सभ्यता खुद। तो चलिए, चलते हैं इस खोज की कहानी में। तो देखिए, इसकी पहली झलक तो 1842 में ही चार्ल्स मेसन के लेखों में मिल गई थी। लेकिन असली कहानी शुरू हुई जब एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मैदान में उतरा। पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की और फिर ठीक अगले ही साल 1922 में आरडी बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो में। बस एक के बाद एक हुई इन दो खोजों ने एक पूरी की पूरी भूली हुई सभ्यता का राज दुनिया के सामने लाकर रख दिया। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि इसे खोजा कैसे गया, पर अब जरा इसके समय और विस्तार को समझते हैं। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सभ्यता कितनी पुरानी और कितनी विशाल थी, इसके जो आंकड़े हैं ना, वो सच में हैरान कर देते हैं। तो इतिहासकार जो हैं वो इसके विकास को 4 फेजेस में देखते हैं। सबसे पहला है प्री हड़प्पन फेज, जब लोग एक जगह बसना शुरू कर रहे थे। फिर आता है अर्ली हड़प्पन फेज, अब बड़े बड़े गांव बनने लगे थे। इसके बाद आया मैच्योर हड़प्पन फेज, और यही था इस सभ्यता का गोल्डन पीरियड, इसका स्वर्ण युग, जहां एकदम प्लान्ड शहर और दूर दूर तक व्यापार अपने चरम पर थे। और आखिर में आता है लेट हड़प्पन फेज, जब ये महान सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी। और इसका फैलाव जरा सोचिए, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक, और पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतका गेंडोर तक फैली हुई थी। मतलब आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक इसका राज था। उस जमाने में किसी भी दूसरी सभ्यता से कहीं ज्यादा बड़ा इलाका था ये। चलिए, अब बात करते हैं इस सभ्यता की उस खासियत की जो आज भी दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर कर देती है, और वो है इनकी अविश्वसनीय शहरी योजना। सच में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, आज से 4,500 साल पहले शहर कैसे दिखते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हड़प्पा के शहर इतने ज्यादा प्लान्ड थे, इतने सुनियोजित थे कि उनकी तुलना आज के प्लान्ड शहर जैसे चंडीगढ़ से की जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इनकी ये जो शानदार टाउन प्लानिंग थी ना, ये 3 मेन पिलर्स पर टिकी थी। पहला, शहर बंटा हुआ था। एक ऊंचा हिस्सा शायद शासक वर्ग के लिए और एक निचला शहर आम लोगों के लिए। दूसरा था ग्रिड सिस्टम, मतलब सारी सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, जैसे आज के मॉडर्न शहरों में होता है। और तीसरा, और शायद सबसे कमाल का, वो था इनका ड्रेनेज सिस्टम। हर घर से गंदा पानी निकालने के लिए अंडरग्राउंड नालियां बनी हुई थी। पता है, ये सिस्टम इतना कमाल का था कि हजारों साल बाद भी यूरोप के कई शहरों में ऐसी सुविधा मौजूद नहीं थी। और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। सोचिए, पकी ईंटों ईंटों से बना एक बहुत बड़ा पब्लिक पूल, जिसे बिटुमेन मतलब एक तरह के तारकोल से एकदम वाटरप्रूफ बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक मौके पर नहाने के लिए होता होगा। तो शहरों की भव्य प्लानिंग तो हमने देख ली। अब चलिए जरा उनकी कला पर नजर डालते हैं।
उन चीज़ों पर जो हमें उन लोगों की जिंदगी, उनकी संस्कृति, उनकी सोच के बारे में बताती हैं। क्योंकि कला ही तो वो खिड़की है जिससे हम उनके मन में झांक सकते हैं। तो हड़प्पा के जो कारीगर थे ना, वो एक बहुत ही एडवांस टेक्निक जानते थे जिसे कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये क्या है? ये ब्रॉन्ज यानी कांसे की ढलाई का एक बहुत ही मुश्किल तरीका है। इसमें पहले मोम का एक मॉडल बनाया जाता है, फिर उससे धातु का सांचा तैयार होता है, और ये दिखाता है कि वो लोग मेटल आर्ट में कितने आगे थे। और कमाल की बात यह है कि ये परंपरा भारत में सदियों तक चलती रही। और इस टेक्निक का सबसे फेमस एग्जाम्पल है मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल की मूर्ति। ये बस 4 इंच की एक छोटी सी मूर्ति है, लेकिन जरा इसका पोस्चर देखिए, इसका कॉन्फिडेंस, इसकी वो त्रिभंग मुद्रा आज भी देखने वालों को हैरान कर देती है। हाथों में भरी हुई चूड़ियां, गले में कौड़ी का हार, ऐसा लगता है जैसे उस जमाने की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने खड़ी हो। अब पत्थर की मूर्तियों की बात करें तो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति बहुत फेमस है। ये स्टीटाइट पत्थर से बनी है और इसमें उन्होंने एक शॉल ओढ़ी हुई है जिस पर तिपत्तिया पैटर्न की कढ़ाई है। सोचे, उस जमाने में एम्ब्रॉयडरी की कला भी कितनी एडवांस थी। इसके अलावा पकी हुई मिट्टी यानी टेराकोटा की भी बहुत सी चीजें मिली हैं। इनमें मातृ देवी की मूर्तियां सबसे ज्यादा हैं, जिससे लगता है कि शायद किसी देवी की पूजा होती होगी। और हाँ, उनकी मोहरें, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीं। ये सील्स या मोहरें ट्रेड में सामान की पहचान के लिए इस्तेमाल होती थीं, और इनमें सबसे फेमस है पशुपति सील, जिसमें एक योगी जैसी आकृति है जिसके चारों ओर जानवर हैं। ये सील आज भी हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। और ये जो कारीगरी थी ना, ये सिर्फ कला तक ही नहीं थी, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी गजब का सिस्टम था। जैसे चाक पर बने हुए लाल और काले मिट्टी के बर्तन हर जगह मिलते हैं। घरों में तकलियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि कपड़ा बुनना एक आम घरेलू काम था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनका वेट्स और मेजर्स का सिस्टम। पूरे साम्राज्य में व्यापार के लिए 16 के मल्टीपल पर आधारित एक स्टैंडर्ड सिस्टम था। सोचिए कितना ऑर्गेनाइज था सब कुछ। तो ये सारे सबूत, ये कलाकृतियाँ, ये शहर, ये मोहरें हमें हड़प्पा समाज के बारे में क्या बताते हैं? असल में यही वो सुराग हैं जिनसे हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल आज भी हैं। उनकी पॉलिटिक्स कैसी थी? उनका धर्म क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा रहस्य, आखिर इतनी एडवांस सभ्यता का अंत कैसे हो गया? ये एक ऐसी पहेली है जो हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कोई भी सभ्यता, चाहे वो कितनी भी महान क्यों ना हो, शायद हमेशा के लिए नहीं रहती।